नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और रमन डिकोड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ईरान के द्वारा पाकिस्तान के लिए यह क्यों कहा गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान भले ही हमारा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, लेकिन एज ए मध्यस्थ अविश्वसनीय है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, वो अपना विमान लेकर उड़ते हैं। उस विमान पर एक मैसेज भी लिखा हुआ होता है जिस पर दुनिया का ध्यान जाता है। रशिया जाते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं, पुतिन से मुलाकात करते हैं और पुतिन ये कहते हैं कि रशिया आपका साथ देता रहेगा और जैसे हमने आपको पहले नेविगेशन का एक्सेस दिया था उसी प्रकार से हम देते रहेंगे। अब सिरदर्द यह भी है कि वो जो होर्मुज वाला जो क्षेत्र है वो बंद पड़ा है, जिसके कारण दुनिया की सांस घुटने लगी है। विश्व का जो कच्चे तेल का व्यापार है 20% यहां से ट्रैफिक जाता है। एशियाई मार्केट की बात करें तो ये 84% है। खाद्य संकट भी खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारा जो फर्टिलाइजर है, विशेषकर जो एशियाई मार्केट है, उसका 30 से 35% भले आपका यूरिया हो, अमोनिया हो, इधर से गुजरता है। एलएनजी की बात करें लगभग 10 से 15% इस क्षेत्र से गुजरता है। यूरोप के जो मार्केट हैं उनमें हाहाकार मची हुई है। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस बार ऐसी वापस आर्थिक मंदी आ सकती है जो 2008 में आई थी या कोविड के टाइम में आई थी, ऐसी ही आर्थिक मंदी फिर से आ सकती है। एक सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि पाकिस्तान जब बढ़ चढ़कर मध्यस्थता कर रहा था, 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि जो मंडल हैं उनको बुलाया, बैठाया, बहुत सारा इस चीज का प्रचार प्रसार भी किया, लाइमलाइट में इसको लेकर आया। जबकि इस प्रकार की जो कूटनीतिक वार्ता होती हैं, वो जंगल में जब मोर नाचा तो उसको जंगल में नाचने दो, उसका प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान ने देखा जंगल में मोर नाचा तो किसको पता चला और वो चीज नेगेटिव चली गई। तो ईरान के द्वारा ये क्यों कह दिया गया कि पाकिस्तान भले ही मित्र है, पड़ोसी है, पर भरोसे के लायक नहीं। ध्यान, एक एक करके सारे विषय का एनालिसिस करेंगे। ईरान के ये एक व्यक्ति इब्राहिम रजाई, ये कौन इब्राहिम रजाई? वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके अलावा जो विदेश नीति है, विदेश नीति आयोग के प्रमुख प्रवक्ता है इब्राहिम रजाई। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा मित्र भी है, पड़ोसी भी है, पर अविश्वसनीय है, भरोसा हम नहीं कर सकते उसके ऊपर। फिर ये जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अरागची, विमान लेकर उड़े, कहां पहुंचे? रशिया। रशिया जब पहुंचे तो देखो इस विमान में आपको कुछ खास लिखा हुआ दिखेगा। ये देखो, ये मिराज लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है मिनाब 168। ये मिनाब वही है जहां पर जब एपिक फ्यूरी ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी शुरुआत करी थी इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को, और ईरान का एक शहर है मिनाब, उस मिनाब पर जब अटैक किया था तो 170 के लगभग बच्चे मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। तो उसी तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो इस पे लिखा हुआ है मिनाब 168, ईरान के विदेश मंत्री अरागची। पहले इस विषय पर बात करें कि आखिर पाकिस्तान भरोसे के लायक क्यों नहीं है, ईरान ऐसा क्यों मानता है। डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, ये बढ़ चढ़कर ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मध्यस्थता करके, हमारी ही मध्यस्थता में और किसी की मध्यस्थता में नहीं, कतर नहीं, ओमान नहीं, यूएई नहीं, हमारी मध्यस्थता में हम मीडिएटर बने और यह अगर शांति स्थापित हो जाए तो एक तो दुनिया में जो हमारी छवि बनी हुई है आतंकवादी देश की, उस पर सोने की पॉलिश हो जाएगी और हमारी एक ही छवि बन जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझा सकते हैं। फिर दूसरा, ये जो आर्थिक मंदी अब आ रही है, होर्मुज वाला जो क्षेत्र रुका हुआ है, घोट रखा है उसको, उसके कारण पाकिस्तान की, भाई दुनिया में सबकी हालत खराब हो रही है तो पाकिस्तान की और ज्यादा हालत खराब होनी थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल है। दूसरों से जो डोनेशन मिलता है उस डोनेशन पर ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था निर्भर है। यूएई के साथ में जो इन्होंने एक संधि की थी, उस संधि का भी मुख्य टारगेट यही था कि हम तुमको सेना उपलब्ध कराएंगे आवश्यकता पड़ने पर, बदले में हमको पैसा मिलता रहना चाहिए। ऐसे में जो एक खस्ता हाल अर्थव्यवस्था है,
ये दाग अगर धुल जाएगा तो डोनेशन मिलने में आसानी रहेगी, अमेरिका के हम और ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे, भारत के विरुद्ध अमेरिका का सहयोग हमको और ज्यादा मिलेगा, सामरिक एडवांटेज भी हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका जो अपने टूल्स हैं रक्षा से रिलेटेड वो भी हमको ज्यादा उपलब्ध कराता रहेगा, चाइना से भी सहयोग मिलेगा, अमेरिका से भी, दोनों हाथों में लड्डू हमारे रहेगा। तो पाकिस्तान के लिए यह जरूरी था कि वो बढ़ चढ़कर इस प्रकार की मध्यस्थता का प्रयास करे। फिर विफल क्यों हुआ? पूरे घटनाक्रम को आपको तरीके से समझना पड़ेगा। दरअसल यह हमने देखा था कि 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, एपिक फ्यूरी, मतलब अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया एपिक फ्यूरी। 12 घंटे के अंदर अंदर ईरान के अंदर 900 ठिकानों को टारगेट किया गया, टोटल 1500 लोग मारे गए। इन कार्यवाहियों में अब तक कुल 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख लोग विस्थापित हो गए। लगातार अटैक किए जा रहे थे। एक बड़ी घटना यह हुई कि 170 के जो लगभग है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मिनाब में जब अटैक किया गया था, ईरान में जो जगह आती मिनाब, वहां पर जब अटैक किया गया तो वो बच्चे मारे गए। ईरान ने भी कार्रवाई करनी शुरू की, हालांकि ईरान भी पहले दिन से कार्रवाई कर ही रहा था। जैसे ईरान के ऊपर अटैक हुआ, आसपास में मिसाइलें बरसानी शुरू की, ड्रोन हमले शुरू किए। ईरान की कार्यवाही, भले ईरान ने ज्यादा नुकसान झेला, ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन बावजूद इसके ईरान के पास में एक एडवांटेज था। वो एडवांटेज था ये होर्मुज वाला जो क्षेत्र है, ये वाली संधि, होर्मुज स्ट्रेट। ईरान ने क्या किया, एक तो इस क्षेत्र को कर दिया बंद। इसको बंद करते ही दुनिया की सांस घुटने लगी। उसका कारण यह था कि अंतरराष्ट्रीय जो तेल का व्यापार होता है उसका 20% ट्रैफिक इधर से जाता है। लगभग 130 से 140 बड़े जहाज प्रतिदिन इस क्षेत्र से गुजरते हैं। एशियाई मार्केट की अगर हम बात करें तो एशियाई मार्केट का यह परसेंटेज हो जाता है 84%। इसके अलावा इधर से जो खाद्य संकट से निपटने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका यूरिया हो गया या इसके अलावा आपका अमोनिया हो गया, इसका लगभग 30 से 35% इसी क्षेत्र से गुजरता है। फिर ये जो यूरोपियन मार्केट है, इस यूरोपियन मार्केट को भी ये जो ट्रैफिक रूट है, इस ट्रैफिक रूट की बहुत आवश्यकता है। इसके ब्लॉक होने से इनके यहां पर हाहाकार मच गया। अब इसका विकल्प यह है कि आपको इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के और फिर यहां पर इधर से आना पड़ेगा, ये इधर केप ऑफ गुड होप की तरफ से। जब आप इस क्षेत्र का पूरा चक्कर लगाकर आओगे तो इसका नुकसान यह है कि आपको 14 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। इतने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तो ईंधन की खपत ज्यादा होगी, लागत बढ़ जाएगी, सामान महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जब आप इधर से आएंगे तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है उस जहाज का, उस इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ जाएगी। मतलब दुनिया परेशान जब होने लगी, जब दुनिया का दम घुटने लगा, एक तो इस होर्मुज वाले क्षेत्र के कारण, दूसरा ईरान ने भी आसपास में मिसाइलें बरसानी शुरू की। केवल आसपास में जो अमेरिकी सैन्य बेस थे उनको ही टारगेट नहीं किया, हालांकि उनको टारगेट करने में खुद अमेरिका के 15 के लगभग सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा 17 उनके जो सैनिक कैंप थे उनको भी तबाह कर दिया गया ईरान के द्वारा। 500 से ज्यादा, 530 या 540 के लगभग अमेरिका के जो सैनिक थे वो घायल हो गए। हालांकि अमेरिका की जो मुख्य भूमि है वो तो बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए ईरान वहां पर तो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया, लेकिन आसपास में जो उसके सैनिक कैंप थे, जो सैनिक थे, जो ठिकाने थे, उनको यहां पर उसने जरूर डैमेज किया। ईरान के द्वारा इजराइल पर भी अटैक किया गया और इजराइल में लगभग 17 के लगभग इनके सैनिक मारे गए। इसके अलावा 700 से अधिक इनके सैनिक घायल हो गए और इसके अलावा जो आम जनता है, आम नागरिक, वो भी इनके मारे गए। ईरान इतना ही नहीं रुका, ईरान के द्वारा आसपास के जो देश हैं, सऊदी अरब हो या सीरिया हो, इराक हो, कतर हो, यूएई हो, चारों तरफ मिसाइलें बरसाई गई कि जहां जहां इनके ठिकाने हैं अमेरिका के, या इसके अलावा खुद इन देशों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पेट्रोलियम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफाइनरीज हैं, उनको डैमेज कर दो, खत्म कर दो। उससे क्या होगा, तेल संकट पैदा हो जाएगा दुनिया के सामने। वो तेल जो अभी $100 प्रति बैरल से भी नीचे है, ईरान का टारगेट ये था कि इसको हम $200 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा, दुनिया का जब दम घुटने लगेगा तो दुनिया भागेगी और ये कहेगी कि इस युद्ध को बंद करो। अभी $200 पर बैरल तक नहीं पहुंच पाया था, उससे पहले ही दुनिया जब परेशान होने लगी तो अमेरिका ने पाकिस्तान को आदेश दिया। अमेरिका के आदेश पर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भागे और भागकर मार्च में उन्होंने दौरा किया ईरान का। आसिम मुनीर कहां पर गए, ईरान में जाकर ये मिले, इन्होंने बातचीत की, माहौल बनाया कि आप आइए, अमेरिका और आपके प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में आइए, वहां पर बैठ के हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले युद्ध विराम हो जाए। ठीक है, 8 अप्रैल को अस्थायी तौर पर यह युद्ध विराम हो गया। तय यह हुआ कि 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हमारे प्रतिनिधिमंडल आपस में मिलेंगे, यानी कि यूएसए के
और इसके अलावा ईरान के। अब जब ये वहां पर जाकर बैठे तो पाकिस्तान ने उस जंगल में नाचते हुए मोर को केवल जंगल में ही नहीं नाचने दिया। पाकिस्तान ने अपनी छवि को चमकाने के लिए और तांबे के ऊपर सोने की पॉलिश करने के लिए उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। पूरे इस्लामाबाद को एक तरीके से सैनिक छावनी के अंदर बदल दिया गया। पूरा मीडिया कवरेज, पूरा हाईलाइट करने के लिए, दुनिया में यह मैसेज देने के लिए कि देखो, कतर और यूएई की तरफ मत देखो, आप पाकिस्तान की तरफ देखो। यदि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना है तो पाकिस्तान आपके सामने एक नया और मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। इस प्रकार की एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये प्रयास सारे किए गए, लेकिन पाकिस्तान का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ रहा। ईरान के द्वारा जब यह कहा गया कि यहां पर जिन बातों को तय किया गया था, जिन शर्तों को रखा गया था, जिसमें लेबनान भी इंक्लूड था कि लेबनान या हिजबुल्लाह पर अभी अटैक नहीं किए जाएंगे। दूसरा, हमारी जो फ्रीज की हुई संपत्ति है, जहां जहां हमारी संपत्ति को यूएसए के द्वारा फ्रीज किया गया है, उसको डिफ्रीज कर दिया जाएगा। जब यह बात इस्लामाबाद में वहां पर जाकर तय हो गई थी तो अमेरिका इन बातों से मुकर रहा है और पाकिस्तान ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है। पाकिस्तान यह नहीं बोल रहा कि हां, इन शर्तों पर बात हुई थी, तो मतलब पाकिस्तान कहकर फिर गया। पाकिस्तान के सामने हमने ये बात की थी और पाकिस्तान चुपचाप, पाकिस्तान के द्वारा ट्वीट भी किया गया था, यह बताया गया था कि ये सब बातें इंक्लूड थी, और उसके बाद बिल्कुल चुप्पी साध गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान विश्वास के लायक नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो करता कुछ है और वो कहता कुछ है। वहां उसके द्वारा जिस प्रकार से मध्यस्थता करने के प्रयास किए गए थे वो प्रयास कम दिखाई दिए और अपनी छवि को चमकाने में, और दूसरा, अमेरिका का पिछलग्गू बनने का ज्यादा प्रयास किया गया, अमेरिका को खुश करने का ज्यादा प्रयास किया गया। फिर रही सही कसर अमेरिका के द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट थे उन्होंने भी पूरी कर दी। 13 अप्रैल को वहां के जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, उनके द्वारा खूब प्रशंसा की गई। ट्रंप लगातार कहते थकते नहीं है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। ऐसे में मान लो अगर दो टीम कई मैदान में खेल रही है और एक टीम लगातार रेफरी की तारीफ करे जा रही है, हर चीज के ऊपर उसकी तारीफ करे जा रही है, रेफरी भी एक ही टीम की बार बार तारीफ किए जा रहा है, तो क्या दूसरी टीम उस मैदान पर खेलेगी या उस मैदान को छोड़कर वहां से निकल जाएगी? ठीक इसी प्रकार से यहां पर ऐसा हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि चिंता मत करो, आओ एक और प्रयास करते हैं, और दूसरी बार फिर मध्यस्थता करने का प्रयास किया कि आओ फिर से अपन बैठेंगे। लेकिन ट्रंप के द्वारा यहां पर जो अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने वाले थे, एक तो जिसमें ट्रंप के खुद दामाद थे कुशनर, इसके अलावा उनके जो राजदूत इस्लामाबाद में है, उनकी इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया कि नहीं, अब इस प्रकार से कोई मीटिंग नहीं होगी। अगर आपको कोई शांति वार्ता करनी है तो आप सीधे प्रेसिडेंट को फोन लगाओ और शांति वार्ता हो जाएगी। ईरान को समझ में आ गया, ईरान को पहले से पता था कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से यह मामला बैठने वाला नहीं है। इसीलिए जब पाकिस्तान यह प्रयास कर रहा था तो उससे पहले, जब ये 11-12 तारीख को मीटिंग हुई थी अप्रैल को, उससे ठीक पहले ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची, इन्होंने ओमान का दौरा किया था। ओमान के सुल्तान से जाकर मिले थे और कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि ओमान ज्यादा ठीक रहेगा इस प्रकार की मध्यस्थता के लिए, क्योंकि ओमान जो वार्ता करता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करता है, तटस्थ रहकर करता है। पाकिस्तान ने यहां पर जो मध्यस्थता की है वो न्यूट्रल रहने की बजाय अमेरिकी हितों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए की है। अब देखो, पाकिस्तान की अगर आप बात देखो तो बड़ी गजब की यह बात है। आपने अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल यहां पर बैठा है, आपने यहां पर जो थर्ड पार्टी है, जो सबसे मुख्य पार्टी है इजराइल, अभी इजराइल ये कह रहा है, अभी 2-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है इजराइल का, कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। यानी जिस प्रकार की भाषा अभी अमेरिका के द्वारा कुछ समय पहले बोली गई थी कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान की हालांकि रेजिम चेंज कर दी गई, उनकी सत्ता बदल दी गई, सत्ता में पिता को हटाकर पुत्र वापस आ गया सत्ता में। लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को यह हुआ कि पहले जैसे अमेरिका के आह्वान पर ईरान की जो जनता सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई थी, अब इस प्रकार की स्थिति हो गई कि अमेरिका और इजराइल ने जब उस मधुमक्खी के छत्ते में भाटे की फेंक कर मारी तो मधुमक्खियां निकलकर आ गई, सत्ता के संबंध में सत्ता के साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई और अमेरिका और इजराइल को डंक मारने के लिए पूरे आसमान में वो फैल गई। यानी कि जहां पहले ईरान की आम जनता ईरान की सत्ता के खिलाफ थी, खमनेई के खिलाफ थी, अब जब ये मिनाब वाली घटना हुई और इस प्रकार के ये जो स्टेटमेंट हो गए कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, इस प्रकार के स्टेटमेंट ने, इस प्रकार से अटैक करने ने, और यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, जैसे कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसकी धारा अनुच्छेद 2, 4 और इसके अलावा 51, इनका उल्लंघन किया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो ईरान की जनता के मन में यह विश्वास बैठा दिया कि अमेरिका और इजराइल तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी सत्ता तुम्हारे लिए ठीक है। तो जिस सत्ता के खिलाफ वो कुछ समय पहले तक सड़कों पर थे, अभी उस सत्ता के फेवर में वहां की सड़कों पर ये उतर कर आ गए। खैर, पाकिस्तान ने जब ये कहा कि आओ एक और प्रयास करते हैं, तो उधर से ट्रंप की ना हो गई। ईरान को भी ये समझ में आ गया। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची, इन्होंने 24 से और 26 अप्रैल के बीच में
लगभग 2 से 3 पाकिस्तान की यात्राएं की, लेकिन समझ में आ गया कि पाकिस्तान इस चीज को नहीं संभाल सकता, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी मंशा साफ नहीं है। इन्होंने अपना डायरेक्शन बदला, और डायरेक्शन बदलने के बाद ये सीधे कहां पर पहुंचे, रशिया की तरफ। और रशिया में गए, ये मैंने आपको बताया, मिनाप 168 दुनिया को मैसेज देने के लिए कि देखो किस प्रकार से हमारे 170 के लगभग छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था। और राष्ट्रपति पुतिन के साथ में मिले। पुतिन ने कहा कि आपके हर प्रयास को हमारा समर्थन रहेगा, इसके अलावा नेविगेशन एक्सेस आपको मिलता रहेगा। अमेरिका ने जो यूनाइटेड नेशन में जो एक प्रस्ताव लेकर आया था कि ये जो होर्मुज वाला जो क्षेत्र है ये खुलना चाहिए, ईरान की नाकाबंदी यहां पर खत्म होनी चाहिए। हालांकि नाकाबंदी अमेरिका ने भी की हुई है, ईरान के जो जहाज यहां पर जाते हैं, जो बंदरगाह हैं, उन सबको ब्लॉक कर रखा अमेरिका के द्वारा। ईरान ने कैसी नाकाबंदी कर रखी है इस क्षेत्र में, यहां पर तो बिछा रखी है माइंस, समुद्री माइंस। इधर वाला ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा खोल रखा है, तो जिस जहाज को भी यहां से जाना है तो इधर से मत जाओ। क्यों? क्योंकि यहां माइंस बिछा रखी, तुमको नुकसान हो जाएगा, डूब जाएगा तुम्हारा जहाज। तो कहां से जाएं? इस हिस्से से चले जाओ। अब इस हिस्से से जाओगे तो आपको टोल देना पड़ेगा। कितना टोल देना पड़ेगा? $1 पर बैरल। अब बैरल तो एक छोटा सा ही होता है, एक जहाज में कितने हजारों बैरल आते हैं। तो यहां से पर डे 130, 140 या उससे ज्यादा जब जहाज गुजरते हैं और हर जहाज में कितने हजारों बैरल वहां पर आते हैं, तो पर बैरल $1 लेकर भी अमेरिका यहां से ईरान यहां से बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। अब ईरान की जब यहां इस आपदा में जब मोटी कमाई हो रही है, तो ट्रंप के द्वारा पहले स्टेटमेंट दिया गया कि मैं ईरान को कहूंगा कि इस होर्मुज को खोल दें। फिर ट्रंप ने यह कहा कि मैं ये कहूंगा कि बंद कर दें। फिर ट्रंप ने यह कहा कि हम खोल देंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि हम बंद कर देंगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया मानसिक संतुलन तो ठीक है ना, आप कभी कह रहे हो खोल दे तो इसका मतलब बंद पड़ा है, कभी आप कह रहे हो हम बंद कर देंगे तो इसका मतलब खुला पड़ा है। तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। अब यह वार्ता कहां, किस दौर में, किस दिशा में जाती है, कौन इसमें मध्यस्थता होगा। अभी तक की परिस्थितियों से यह तो क्लियर है कि ईरान पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जगह किसी दूसरे देश का विकल्प ढूंढा जाए, ओमान या फिर कतर या कोई और दूसरा देश जो न्यूट्रल रहकर मध्यस्थता कर सके। हालांकि इसमें मुझे यह भी गुंजाइश बहुत कम लगती है कि कोई तीसरा देश भी यहां पर न्यूट्रल रह सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो अमेरिकी पक्ष की तरफ झुकना ही पड़ेगा। अमेरिका का पक्ष मजबूत है, ईरान का पक्ष अमेरिका के सामने कमजोर है, लेकिन ये जो होर्मुज वाला क्षेत्र है इसके कारण ईरान ने अभी तो परेशान किया हुआ है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर साझा करें, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस नए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उसी प्रकार से इस चैनल को भी आशीर्वाद दें जिस प्रकार से आपने भारद्वाज क्लासेस को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। थैंक यू। जय हिंद।